गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 1 का भाग 2। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में संक्षिप्त विवरण हम जानेंगे और इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया था। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, उससे भी पहले हमने जाना था पूर्णिमा और अमावस्या की रात के बारे में, और उसके बाद हमने जाना तारा के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में जाना था, और उसके बाद सौर मंडल के बारे में जाना, सूर्य के बारे में जाना था, फिर ग्रह के बारे में जाना था, सूर्य से दूरी के अनुसार उनके क्रम जाना था, और भी बहुत सारी बातें हमने उसमें जाना था उस वीडियो में। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी कि तथ्य को भी जाना था। तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो को अवश्य देखें और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या है, अब आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि कहने का मतलब है सूर्य से के सबसे पास का ग्रह है बुध, और उसके बाद है शुक्र, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका नंबर पांचवा है, और इससे बड़े 4 ग्रह हैं, यानी कि सबसे बड़े ग्रह की अगर बात करें तो वह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, और उसके बाद 5वें नंबर पे है पृथ्वी। तो यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। थोड़ी चपटी का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से ध्रुवों के पास है, ध्रुवों के पास इस तरीके से है, यानी कि थोड़ी चपटी हुई। तो चपटे होने के कारण इसको हम कहते हैं, इसके आकार को हम कहते हैं भू आब, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोइड। तो भू आब कहा जाता है। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि पृथ्वी के आकार को आप किसी भी और आकार से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी ना तो पूरी तरीके से गोल है ना ही चपटा है। तो इसलिए पृथ्वी के आकार को जो है ना भू आब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की अगर बात करें तो जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है वह है पानी एवं वायु, जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है। और साथ ही साथ पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है न ही ज़्यादा ठंडी, और पानी और वायु यानी हमारे लिए उपस्थित है। वायु में भी जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए यानी कि सभी जानवर और मानव के लिए, और उसके बाद पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो है ना पृथ्वी पर उपलब्ध है। और भी जो आवश्यक गैसें हैं वो भी पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिससे यहाँ जीवन संभव है। तो इसलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह कहा जाता है, यानी सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। प्रकाश की गति, यानी कि प्रकाश जो है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की गति तय करती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लगभग 8 मिनट क्यों कहा गया है, क्योंकि 7 मिनट 56 सेकेंड है, तो इसलिए आपको याद रखने के लिए लगभग 8 मिनट याद रख सकते हो। अब आगे की हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। अब आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर उपग्रह है क्या। तो उपग्रह की बात करें तो उपग्रह के बारे में देखिए, यहाँ बताया हुआ है कि यह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरीके से चक्कर लगाता है जिस तरीके से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक है मानव निर्मित और दूसरा है
प्राकृतिक, या फिर इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक जिसकी रचना जो है ना विभिन्न खगोलीय घटनाओं के माध्यम से हुई है, और जो मानव निर्मित है जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, और साथ ही साथ पृथ्वी पर संचार के माध्यम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित की जाती है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह जो है उनके नाम है इनसेट, IRS, एड्रूसेट, एंडोसेट, इसको भी कहते हैं, एडुसेट भी कहते हैं। ये सब सारे उपग्रह भारत में है। जैसे कि आप ये कृत्रिम उपग्रह आप चित्र में देख रहे होंगे, तो ये जो है ना ये कृत्रिम उपग्रह है। अब ये देखिए रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, फिर रॉकेट पृथ्वी पर फिर वापस आता है, और इस तरीके से उपग्रह उसकी कक्षा में, पृथ्वी कक्षा में घूमते रहते हैं। अब आगे की अगर बात करें हम, तो इसका व्यास, अब व्यास होता है क्या है, ये देखिए ये चंद्रमा है, और इसके बीच में ये इसका अगर मान लेते हैं हम केंद्र है ये, तो इसके केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को जो मिलाने वाली रेखा होती है, रेखाखंड होता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। यानी कि केंद्र से होकर वृत्त की वह रेखाखंड जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को उसके केंद्र से होते हुए मिलाए, यानी कि जो केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखाखंड होती है, उसे व्यास कहा जाता है। और इसकी अगर तुलना करें तो पृथ्वी के अनुपात में ये 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पृथ्वी के व्यास को अगर हमने 100 किलोमीटर माना, तो चंद्रमा का व्यास 25 किलोमीटर होगा। यह इतना बड़ा फिर क्यों लगता है? क्योंकि यह दूसरे खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब अगर बात करोगे कि आप सूर्य और चंद्रमा की दूरी तुलना करोगे, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो सूर्य जो है ना चंद्रमा की तुलना में हमसे लगभग 390 गुना अधिक दूर है, यानी कि ज़्यादा दूर है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट्स और देखते हैं, रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब यहाँ पे फिर आपसे प्रश्न किया गया है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर कदम रखा है, ऐसा कर पाया है? तो इसका उत्तर है नहीं। अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी भारतीय चंद्रमा पर कदम नहीं रख पाया है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, उन्होंने चंद्रमा पे कदम नहीं रखा था, और ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे, जो कि लगभग 7 दिन अपना समय अंतरिक्ष में बिताया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो वह है यूरी गागरिन, जो कि 12 अप्रैल 1963 को अंतरिक्ष में गए थे, और 1 घंटा 48 मिनट का समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। तो आगे की तरफ हम देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतना ही समय लगता है उन्हें अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में, यानी कि इस तरीके से अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में उन्हें उतना ही टाइम लगता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है। यही कारण है कि हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, यानी कि वो एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को आप देख सकते हो और वो स्पष्टता दिखाई देता है।
अब यहाँ पे प्रश्न है कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जीव और पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, अभी हमने पढ़ा था, इसी वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सबसे पहली बात है कि जो वातावरण होना चाहिए ना तो अधिक ठंडा होना चाहिए ना अधिक गर्म। दूसरी आवश्यकता क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धि हो। तीसरी आवश्यकता है क्या, तीसरी आवश्यकता है जल हो। तो ये मुख्य रूप से तीन ये कंडीशंस होने चाहिए, तीन स्थिति होने चाहिए। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा बहुत सारे अनगिनत छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र 1.2 में दिखाया गया है। आप जरा देखते हैं, ये देखिए चित्र 1.2। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये अभी देखिए ये आ गया। अब इसमें ये आप देख रहे हैं, ये मंगल है और ये यहाँ पे बृहस्पति है। ये मंगल है, ये मंगल है और ये बृहस्पति है। तो इसके बीच में ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी को मैंने आपको दिखाया। अब ये जो है ना, मंगल और किसके बीच में है, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह क्या है, यह ग्रह का ही एक भाग होता है जो कि बहुत साल पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उसके बाद अगला जो खगोलीय पिंड है जो सौरमंडल में है, वो है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े का मतलब ये नहीं है कि जो छोटा पत्थर है उसको आप हाथ में पकड़ भी सकते हो। छोटे पत्थर का मतलब है जैसे कि आपका एक जो जितना बड़ा मकान है वो एक छोटा पिंड ही होता है अंतरिक्ष के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हीं को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी उल्का पिंड क्या होता है कि पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिरने को होती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो वायु के यानी कि हवा के बीच में घर्षण होती है, इससे वो गर्म होकर जल जाते हैं और इसीलिए ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है और इससे क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब इसके बाद है आगे कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। ये देखिए, तो सफ़ेद पट्टी, तो ये जो होता है ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है यानी कि मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में यानी कि पुराने समय में इसकी कल्पना की गई थी आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई पवित्र नदी के रूप में। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक पूरी प्रणाली है, एक पूरा समूह है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी कि ये इस तरीके से आप समझिए कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होती है, कई सारी आकाशगंगाएं मिलके। और आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होता है, तो कई सारे सौरमंडल मिलके। सौरमंडल जैसे है वैसे कई सारे जन तारों का एक समूह होता है जो कि इसमें पाए जाते हैं, उससे बनता है आकाशगंगा। और कई सारी आकाशगंगाओं को मिला के क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना कठिन है कि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखिए कैसे, सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं, कैसे समझ सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे बीच में आप हैं। आप कहाँ पे हैं, पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ पे है, सौरमंडल में।
सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में। और आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। यानी कि ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक भारत है और भारत में हम सब रहते हैं। उस भारत के अंदर भी कोई किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है और उसके अंदर एक शहर है या गांव है, उसमें आप रह रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा पूरी तरीके से खगोलीय परिचय हुआ। अब आगे के वीडियो में हम लोग करेंगे इसका रिवीजन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ। और कोविड का विशेष तौर पे ध्यान रखें क्योंकि कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए कोविड के खिलाफ कड़ाई से पालन करें, घर में रहें, पढ़ते रहें और अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करते रहें ताकि कोविड के बाद की स्थिति में आप फाइट कर सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस